हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीपीसी कंप्लीट करेंगे। पूरी सीपीसी पढ़ेंगे फ्रॉम सेक्शन 1 टू 158। टोटल 158 सेक्शंस हैं सीपीसी में, 158। पहले सेक्शन में जैसा कि हर सेक्शन में होता है, संक्षिप्त नाम बताया जाता है उस एक्ट का। तो सीपीसी का संक्षिप्त नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ये प्रवर्तित कब हुई थी, इन्फोर्स हुई थी 1 जनवरी 1909 को। और आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, ये नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र को लागू नहीं होगी, सिवाय नागालैंड और जनजाति क्षेत्र के। ये पूरे भारत पर काम करती है, लागू है। अब आ जाए सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपको सारी डिफिनेशंस बता दी गई हैं शुरू में ही। जैसा कि सेक्शन 2 पार्ट 2 या खंड 2 में बताई गई है डिक्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डिक्री। डिफिनेशन में कई बार उलझा के आपसे ऑप्शंस दे देते हैं और पूछ लेते हैं। समझे डिक्री क्या होता है। डिक्री से कोई ऐसा न्यायिक निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत होती है जो कि जहाँ तक वो न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी पक्षकार सभी विवादित विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकार का निश्चायक रूप से अवधारण करती है। मतलब जो भी विवादित तथ्य न्यायालय के सामने आते हैं विवादित, उनमें पक्षकारों के अगर निश्चायक रूप का कोई अवधारण कर रही है तो वो चीज़ डिक्री है। और इसके अंतर्गत दो चीज़ें और भी आती हैं। एक होता है वाद पत्र का नामंजूर कर दिया जाना, दूसरा होता है 144, हम आगे पढ़ेंगे, धारा 144 के अंतर्गत प्रश्न का अवधारण। ये दो चीज़ें डिक्री में आती हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसा आदेश नहीं आता है जिसकी अपील हो सकती है। दूसरी चीज़, कोई भी व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश डिक्री में नहीं आएगा। 4 पॉइंट्स होते हैं कि कोई न्यायिक निर्णय नहीं आएगा जिसकी अपील हो सकती है, और व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश नहीं आएगा। तीसरी 2-3 पे डिक्रीदार परिभाषित है। डिक्रीदार वो व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में डिक्री दी जाती है। 2-7 में 2 धारा है, 7 खंड है। सरकारी प्लीडर परिभाषित है। 2-8 में न्यायाधीश परिभाषित है। 2-9 में निर्णय। 2-10 में निर्णीत ऋणी वो व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की जाती है। 2-11 में विधिक प्रतिनिधि आते हैं। विधिक प्रतिनिधि में भी वो लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपदा में दखल करते हैं, वो विधिक प्रतिनिधि होते हैं। 2-12 में संपत्ति के अंतःकालीन लाभ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःकालीन लाभ वो सारे लाभ होते हैं जो सदोष कब्जा की गई जमीन से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कोई मालिक नहीं है फिर भी जमीन का कब्जा कर ले और उससे जो भी लाभ प्राप्त करे, वो सारे के सारे अंतःकालीन लाभ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 2-13 में जंगम अर्थात मूवेबल प्रॉपर्टी परिभाषित है। 2-14 में आदेश परिभाषित है। 2-15 में प्लीडर मीन्स वकील, 15 फॉर प्लीडर। 2-15 में प्लीडर परिभाषित है। 2-17 में लोक अधिकारी वो लोग जो लोग की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर परिभाषाएं खत्म हो गई। फिर इसके बाद है एक धारा 10 पूछी जाती है। इसमें पूछा गया है कि किससे रिलेटेड है, धारा 6 धन संबंधी अधिकारिता से संबंधित है। पूछा जाता है धारा 6 किससे संबंधित है, तो धन संबंधी अधिकारिता। इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 9 पर। सेक्शन 9 कहता है जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर न्यायालय सिविल वाद को लेगा, एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कहा गया सेक्शन 9 में। जब तक कि उससे मना ना की जाए कि आप ये विचारण नहीं कर सकते। सेक्शन 10 यहाँ पर छूटा था,
तो इसमें है वाद का रोक दिया जाना। अगर कोई ऐसा वाद न्यायालय के संज्ञान में आता है जिसकी कार्रवाई किसी संज्ञान लेने वाले न्यायालय में चल रही है पहले से, तो उसमें न्यायालय क्या करेगा, आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसमें एक शब्द याद रखना है, एक वाक्य, न्यायालय कोई जिस दोबारा से कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जबकि 11 है पूर्व न्याय बताए, पूर्व न्याय या प्राण न्याय इसको कहते हैं, बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि एक बार अगर कोई संबंधित तथ्यों से संबंधित तथ्यों के आधार पर कोई निर्णय दे दिया गया है, तो भारत में कोई भी न्यायालय या भारत की सरकार द्वारा कोई भी स्थापित किसी न्यायालय द्वारा कोई भी विचारण आगे नहीं किया जाएगा अगर वो पहले ही उन मामलों में संबंधित और सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है। उसको कहते हैं पूर्व न्याय। पूछा जाता है पूर्व न्याय किस धारा में। फिर सेक्शन 13 है जो कि बताता है विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होंगे। तो विदेशी निर्णय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पक्षकारों पर लागू होते हैं जिन पक्षकारों के मध्य निर्णय दिया गया है, वो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई ऐसा कपट ना किया गया हो निर्णय लेने में, या कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जो भारत की संविधान या किसी धारा का उल्लंघन करती है, और वो प्रॉपर गुणों के आधार पर दिया गया हो, तभी वो सिर्फ उन पक्षकारों पर विदेशी निर्णय लागू होगा जिन पक्षकारों के मध्य वो दिया गया है। बाकी कोई नज़ीर नहीं माना जाता उस निर्णय को। सेक्शन 17 में आ जाइए। विभिन्न न्यायालय की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। अगर कहीं कोई ऐसा वाद है जो अलग अलग क्षेत्रों में संपत्ति है उसके आधार पर है, तो वो कहीं भी आप जहाँ पर संपत्ति है या किसी भी उनमें से किसी भी न्यायालय के समक्ष वो वाद प्रस्तुत किया जाएगा। जो विभिन्न न्यायालय का मतलब है न्यायालय भी अलग अलग है और संपत्ति भी अलग अलग है, तो उसमें आप किसी भी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकते हैं। इसमें एक चीज सेक्शन 18, एक सेक्शन इससे पहले ही 17 से पहले ही बता दिया गया था, वाद का वहां संस्थित किया जाना जहां संपत्ति स्थित है। तो 16 में ही बता दिया गया था वादों का वहां संस्थित या पेश किया जाना जहां संपत्ति स्थित है। इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया 17 में। अगर विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता में संपत्ति स्थित है तो आप विभिन्न न्यायालयों में आप ले आइए, मतलब उसी न्यायालय में जहां पर संपत्ति स्थित है वहां आप ले आइए। अगर अलग अलग जगहों पर है तो अलग अलग वाद पेश कर दीजिए, वो बाद में ज्वाइन हो जाते हैं। ये हो गई 16 और 17। एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 18, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटा छोटा लिखा हुआ है, जहां न्यायालय की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान। अगर विवाद हो जाए कि यार वो कोई एक पक्षकार कह रहा है यहाँ पर है, एक पक्षकार कह रहा है मेरी संपत्ति यहाँ पर है, तो न्यायालय दोनों की बात को सुनेगा और एक ऐसा अपने उसकी अनिश्चितता के आधार पर एक भाव का कथन लिखित करेगा न्यायालय, और फिर आगे कार्रवाई कर देगा कि ऐसा था कि विवाद लग रहा था इसमें अधिकारिता का, और वो अपना ये कथन लिख के फिर अपने मामले को सुनेगा और उसको निस्तारित कर देगा। और इस मामले में आगे चल के अगर कोई पक्षकार अपील न्यायालय या पुनर्निरीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है कि साहब इनको तो अधिकारिता थी नहीं, तो वो अपील न्यायालय या पुनर्निरीक्षण न्यायालय देखेगा कि भाई क्या सचमुच में ऐसा कुछ था या नहीं था, और अगर ऐसा जब वाद संस्थित किया गया था तो ऐसा कोई मैटर नहीं था, और उसमें नहीं था के अलावा उसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है निर्णय देने में, तो उस दूसरे पक्षकार के आक्षेप को अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय उसको नहीं मानेगा और अपना निर्णय को पहले वाले को कायम रखेगा।
और उस पक्षकार की बात को नहीं माना जाएगा। ये बताया है सेक्शन 18 में, जो कि पतला पतला लिखा हुआ है। अब आ जाइए आप थोड़ा सा सेक्शन 19 को समझ लें। 19 सेक्शन क्या कह रहा है? 19 ये है, शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। ये सारे के सारे चाहे 16 हो, 17 हो, 18 हो, स्थावर संपत्ति से रिलेटेड थे। 19 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी को चोट लग गई है या कोई चोरी हो गई है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी चोरी हो गई या किसी को चोट लग गई है, तो वहां पर न्यायालय कौन सा होगा, ये ध्यान पूछा जाता है। तो दो चीजें आप ध्यान रखें, या तो वाद आप वहां संस्थित करेंगे जहां प्रतिवादी या एक से ज़्यादा प्रतिवादी है तो वो निवास करते हो, या फिर जहाँ पर दुर्घटना हुई, मतलब जहाँ पर चोट पहुँचाई गई हो, वहाँ पर आप वाद को संस्थित करेंगे। ये डिपेंड करेगा वादी पर, वादी के विकल्प पर आधारित है ये दोनों बातें। फिर आप सेक्शन 19 के बाद 20 में आ जाइए। 20 कह रहा है अन्य वाद वहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वे वाद हेतुक पैदा होता है। बात यहीं पर पूरी खत्म हो गई कि कोई इसके अलावा भी वाद बच जाता है कि लग रहा है कंफ्यूजन, तो सीधी सी उन्होंने बात कह दी कि या तो वहां आप संस्थित कर दीजिए, वहां पर आप पेश कर दीजिए जहां पर प्रतिवादी निवास करते हैं और एक से अधिक प्रतिवादी हैं, तो उनकी सम्मति ली जाएगी या फिर न्यायालय का आदेश माना जाएगा कि वो क्या कह रहा है, तो वहां पेश करेंगे। या फिर वाद हेतुक जहां पैदा होता है, जहां पर वो विवाद शुरू हुआ था, वाद जिससे वो वाद बना है, तो वहां पर आप उस केस को पेश कर दीजिए। ये हो गया सेक्शन 1। तो सॉरी 21 में आ जाइए आप। अधिकारिता के बारे में आक्षेप। अगर कोई पक्षकार अधिकारिता के बारे में आक्षेप करता है, आक्षेप का मतलब है कोई आपत्ति उठाता है, तो उसे क्या करना होगा? अगर वो मान लीजिए, इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। अगर वो निष्पादित कार्रवाई के बारे में, निष्पादित मीन्स होता है एक, यहाँ पर निष्पादित वर्ड हर जगह आएगा, हर सेक्शन में आएगा लगभग। निष्पादित मीन्स होता है पूरा किया जाना, कंप्लीट किया जाना, हो जाना, इसको कहते हैं निष्पादित। तो अगर मान लीजिए कोई ये विवाद लाया जाता है, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष उठाया जाता है कि इनको अधिकारिता नहीं थी, तो ये अगर निष्पादित कार्रवाई से रिलेटेड है तो सर्वप्रथम मामलों में उठाना चाहिए, जब तक इससे पहले कि विवादित तथ्य जो स्थिरीकरण होता है, विवादित तथ्यों का स्थिरीकरण होता है, तो उस स्थिरीकरण से पहले आपको ये बात न्यायालय के समक्ष लाना पड़ेगी। सेम ऐसा ही होता है धन संबंधी अधिकारिता के बारे में। अगर धन संबंधी अधिकारिता के बारे में आप आक्षेप कर रहे हैं, तो विवादित तत्वों के स्थिरीकरण से पहले आप आक्षेप उठाएं, इसके बाद नहीं। और सीमाओं स्थानीय सीमाओं के आधार पर अगर आप आक्षेप कर रहे हैं, तो अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय आपसे कहेगा आपको सबसे पहले ये बात उठाना चाहिए थी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है और न्यायालय ठीक है, तो आपके बात को वो ध्यान नहीं देगा, ऑर्डर को मेंटेन रखेगा। ये बात इंपॉर्टेंट थी। अब आ जाइए सेक्शन नंबर डायरेक्ट 24। अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। अंतरण का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, ये एग्जैक्टली उच्च न्यायालय, इसमें पूछा गया है सेक्शन 4 में, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय को शक्ति है 24 में, अंतरण और प्रत्याहरण की शक्ति। अंतरण का 2 पॉइंट बताया गया। अंतरण का तो सिंपल मतलब है उच्च न्यायालय या आपका जिला न्यायालय एक मामले को दूसरे में अंतरित कर देगा। प्रत्याहरण के बारे में 3 बातें बताई गई हैं। प्रत्याहरण का मतलब क्या होगा? पहला पॉइंट होगा कि विचारण या निपटारा वो अपने पास मंगाएगा और अपने आप निपटाएगा उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि वो अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को उसको मैटर को अंतरित कर देगा। तीसरा पॉइंट पे बताया गया है कि उस मामले को प्रत्यंतरण मतलब फिर से मंगा के, देख के, समझ के और निपटाने के लिए फिर से
प्रत्यंतरित कर देगा, मतलब उसी न्यायालय को दे देगा जिससे उसने वो मामला मंगाया था। ये प्रत्याहरण का मतलब है, ये बहुत ध्यान से समझे आप। अब आप आ जाए, ये हम सब बहुत आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आगे, 2-2 4-4, क्योंकि अभी फ्री के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। और 25 में आ जाइए आप। 25 बताया है, वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अगर उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई पक्षकार जाता है तो वो उसके आवेदन पर, जो कि आवेदन शपथ पत्र द्वारा दिया गया होगा, किसी भी न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में मामले को अंतरित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा बताया गया है। फिर एक सेक्शन होता है सेक्शन 26, वादों का संस्थित किया जाना। वाद एग्जैक्टली जब संस्थित किए जाते हैं, जब पेश किए जाते हैं, जब प्रेजेंट किए जाते हैं, तो वो हमेशा वाद पत्र को हमेशा ही आप कैसे पेश करेंगे, या तो उनको आप प्रस्तुत करके, ठीक, संस्थित करेंगे, या जैसा आपको बताया गया वैसा करेंगे। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट इसमें बताया है, प्रत्येक वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। शपथ पत्र आप लगाते हैं। 27 में प्रतिवादियों को सम्मन के बारे में बताया गया। प्रतिवादियों को सम्मन क्या होगा, जैसे ही वाद संस्थित किया जाता है, संस्थित किए जाने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको प्रतिवादियों को सम्मन करना पड़ता है कि आपके खिलाफ ऐसा की जा रही है कार्रवाई, आप उपस्थित हो। 27 के बाद आप आ जाइए 32 में। हम वही सेक्शंस ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी भी अगर एक बार भी पूछा गया तो हमने सेक्शन कोई भी छोड़ा नहीं है, छोड़ नहीं रहे, सबको बता रहे थोड़े में। 32 में आपको बताया गया है व्यतिक्रम के लिए शास्ति। शास्ति कहते हैं पेनाल्टी को, व्यतिक्रम करते हैं एबनॉर्मलिटी को, ठीक, डिफाल्ट को क्या क्या शास्ति मिल सकती है अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं। पहली बात तो आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। दूसरी चीज, आपकी संपत्ति को कुर्क करने का या उसको विक्रय करने का आदेश दिया जा सकता है। तीसरी चीज, आप पर 5,000 रुपये से अनधिक का, मतलब मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और लास्ट चीज है, चौथी चीज, न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि इस व्यतिक्रमी को, इस दुष्ट व्यक्ति को जो व्यतिक्रम कर रहा है, इसको सिविल कार्यकाल के सुपुर्द करिए, ऐसे मानेगा नहीं बदतमीज। फिर आप आ जाइए 33 पे। 33 में निर्णय और डिक्री के बारे में बताया गया है, आगे भी बताएंगे हम कि किस किस ऑर्डर में बताया गया है। ऑर्डर 20 में निर्णय है, और 34 में ब्याज के बारे में बताया गया है, जो कि 6% है। पूछा जाता है कितने परसेंट, धारा 6 में कितने परसेंट ब्याज की बात की गई, तो 6%। 35 में खर्चे हैं, जो भी विचारण के दौरान या ये लेखवाद, ये सब खर्चों की चर्चा की गई है। खर्चे के चर्चे हैं 35 में। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 38, जो कहता है वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जाएगी। फिर देखिए निष्पादित वर्ड आया, वो न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। निष्पादित मीन्स एग्जीक्यूट, टू कंप्लीट, या कर देना, पूरा काम कर डालना, ये है निष्पादित। तो निर्णय वो डिक्री निष्पादित करता है जिसने वो पारित की है डिक्री, या फिर उसने किसी न्यायालय को ट्रांसफर कर दी हो कि आप इसको निष्पादित करा दीजिए। तो दो लोग हैं, या तो वो न्यायालय जो पारित करता है या जिसको अंतरित की जाती है, 2 न्यायालय डिक्री का निष्पादन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। डिक्री का कहाँ गए हम लोग, सेक्शन डिक्री का अंतरण 39। अंतरण क्या कर सकता है, अंतरण कब करता है, देखिए अभी हमने बताया, जो डिक्री का अंतरित करे या जो पारित करे। अंतरित कब करता है, अगर कोई मामला ऐसा आया जब न्यायालय ने डिक्री तो दे दी, मगर वो आदमी किसी और क्षेत्र में रहता है, या जिस न्यायालय ने डिक्री तो उसे उस क्षेत्र के न्यायालय को अंतरित कर देगा। दूसरा पॉइंट है कि डिक्री की तुष्टि के लिए संपत्ति उस क्षेत्र में पर्याप्त नहीं है, दूसरे क्षेत्र में पर्याप्त है। मतलब
जहाँ पर जिस न्यायालय ने पारित किया वहाँ पर संपत्ति कम है और डिग्री का अमाउंट ज़्यादा है, तो दूसरा न्यायालय जहाँ पर उसकी संपत्ति है निर्णीत ऋणी की उस क्षेत्र को ट्रांसफर कर देगा कि आप इसको निष्पादित करा दीजिए, आपके क्षेत्र में संपत्ति है इसके पास पर्याप्त। तीसरी चीज बताई गई है, जिस जिस अधिकारिता क्षेत्र में स्थावर संपत्ति के विक्रय या परिधान का आदेश दिया गया है या निर्देश दिया गया है। और एक और बात बताई गई है, चौथी बात, किसी और कोई भी ऐसा कारण अगर लगता है, उसमें सब कुछ आ गया, कोई भी ऐसा कारण लगता है जिसके कारण से न्यायालय को लगता है कि दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने पर डिक्री का निष्पादन बेहतरीन तरीके से हो सकता है, तो भी वो उसको निष्पादित कर देगा दूसरे क्षेत्रों में। अब यहाँ पर एक सेक्शन है 42 को समझें। 42 कहाँ पर भाई, एक सेकेंड। 42 में बताया गया है अंतरित डिक्री के निष्पादन की शक्तियां। पहले 42 है कहाँ पर, 42 छोटा वाला लिखा है, अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां। जिसको अंतरित किया गया है उसको पूछते हैं कितनी शक्तियां, तो उसको सारी शक्तियां हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में ये धारा जो है प्रतिस्थापित की गई थी, इसलिए इस सेक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय को वो सारी शक्तियां होती हैं जो पारित करने वाले न्यायालय को होती है। मतलब वो उसके खिलाफ अवज्ञा के खिलाफ दंड दे सकता है, 39 के खिलाफ किसी और न्यायालय को फिर से धारा 39 के अकॉर्डिंग किसी फिर से तीसरे न्यायालय को अंतरित कर सकता है, धारा 50 के अकॉर्डिंग विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कर सकता है, डिक्री को कुर्क करने का आदेश दे सकता है, या जो भी वो निष्पादित न्यायालय कर सकता है वो सारे के सारे अंतरित न्यायालय भी काम कर सकता है, ऐसा बताया है सेक्शन 42। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी शक्तियां हैं। इसको पूछा जाता है आज्ञा पत्र किस धारा में है, तो आप बताएंगे आज्ञा पत्र धारा 46 में है, 46 में। 47 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पहले पढ़ ले, प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। तो वो सारे प्रश्न जो पहला पॉइंट हम बता रहे हैं, वो सारे प्रश्न जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि, निष्पादन तो आप समझ रहे होंगे कंप्लीट कर डालना, उन्मोचन मीन्स होता है छोड़ देना, तुष्टि मीन्स होता है कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ये तीन प्रश्न अगर कहीं उठते हैं तो इन तीनों का अवधारण कौन करेगा, डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। दूसरा पॉइंट ओमिटेड है। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई पक्षकार विधिक प्रतिनिधि है या नहीं है, ये भी निर्धारित करेगा निष्पादन करने वाला न्यायालय। धारा 50 में आपको 50 शायद मिस कर गया है, विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा है धारा 50 में, इंपॉर्टेंट है। विधिक प्रतिनिधि हर वो व्यक्ति होता है जो मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति में कोई भी दखलंदाजी कर सके, वो व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि है। धारा 51 इंपॉर्टेंट है, निष्पादित कराने की न्यायालय की शक्ति। अब निष्पादन देखिए कितना आ रहा है, निष्पादन मीन्स होता है एग्जीक्यूट, कंप्लीट या टू डू, पूरा कर डालना। निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्ति बहुत ज़्यादा है। कैसे निष्पादित कराता है, या तो किसी व्यक्ति को संपत्ति दे देता है जिसके पक्ष में निर्णय हुआ है कि ये संपत्ति आप रखिए, कब्जा दिला दे। दूसरे पॉइंट में कहा गया है संपत्ति की कुर्की करने का आदेश या विक्रय करने का आदेश दे सकता है। तीसरी चीज़, अगर वो आदमी जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई है बदतमीजी कर रहा है, भाग रहा है, तो उसको गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा, उसको गिरफ्तार करने की आज्ञा देगा, मतलब उसको गिरफ्तार कराएगा। चौथी चीज़ है रिसीवर की नियुक्ति कराएगा। पांचवी चीज़ है अन्य रीति से, इसमें सब सारे पॉइंट आ जाते हैं लास्ट पॉइंट में, कि और जैसा न्यायालय को बेहतर लगेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, उसके खिलाफ निर्णय दिलाएगा। ये क्या हो गया, प्रश्न जिनका अवधारण, ये 47 हो गया सेक्शन आपका।
47 के बाद आप आ जाइए सेक्शन नंबर 50, एक मिनट, 47 ये हो गया। 47 के बाद हाँ 59 में बताया गया है कि अगर कोई बीमा व्यक्ति जो है, 58 भी होना चाहिए सेक्शन, जहाँ यहाँ पर 58 सेक्शन जो है, एक सेकेंड, 58 है तो भाई पहले 55 है गिरफ्तारी और निरोध, 55 भी इम्पोर्टेंट है। 55 सेक्शन में क्या कहा गया है कि अगर कोई निर्णीत ऋणी जो है परेशान कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार करके और उसकी गिरफ्तारी के बाद कारागार को भेजा जाएगा और कहा जाएगा अब आप करिए निष्पादन। मगर 3-4 शर्तें हैं कि रात में नहीं घुसेगा कोई भी उसको गिरफ्तार करने के लिए, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं घुसेगा घर में, या स्त्री किसी कमरे में रह रही है तो वहाँ नहीं घुसेगा, या ज़बरदस्ती ताला वाला तोड़ कर नहीं घुसेगा। ये सब रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं गिरफ्तारी के लिए। फिर आपको बता दिया गया 55 के बाद, एक मिनट ये लाइन भाई थोड़ा सा समझ लीजिए, कंफ्यूज हो रहे थे। गिरफ्तारी और निरोध से बताई हमने आपको, 55 है सेक्शन। फिर 58 में बताया गया है सॉरी, निरोध और छोड़ा जाना। निरोध मीन्स बंद करना। होगा क्या, अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा की धनराशि उस पर आदेश दिया गया है कि 500, वो जो संपत्ति जो है वो आदेश जो है 5,000 से अधिक का है उसको, तो उसको 3 महीने तक आप मैक्सिमम कारागार में रख सकते हैं। और अगर दूसरे पॉइंट में बताया गया 2,000 से अधिक है और 5,000 से कम है तो 6 हफ्ते से ज़्यादा आप उसको जेल में नहीं रखेंगे, कारागार में नहीं रखेंगे। और अगर 2,000 से कम की संपत्ति का उसके खिलाफ डिक्री पारित की गई है तो आप उसको कोर्ट के जरिए न्यायालय में सॉरी कारागार में गिरफ्तार या बंद या निरोध नहीं करेंगे, ऐसा बताया है 58 में। 59 में बताया है रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना। अगर कोई आदमी बहुत बीमार है तो उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, उसको कोर्ट छोड़ देता है कि चलो बहुत बीमार है, इसको कारागार में बंद ना करो। 60 में बताएगा, 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। कौन सी संपत्ति कुर्क और विक्रय की जाएगी ये बताया गया है सेक्शन 60 में। सेक्शन 60 कह रहा है, पहले तो उसने बताया है लगभग जो निर्णीत ऋणी होता है उसकी सारी धन संपत्ति, चाहे वो घर हो, बैंक नोट हो, माल हो, या जंगम संपत्ति हो, मतलब मूवेबल या नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो सारी की सारी कुर्क और विक्रय की जाएगी। रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं, जो मेन है वो हम बता दें कि निर्णीत ऋणी की जो पत्नी है या बच्चे हैं या उनके पास कोई अपना निजी सामान है, पत्नी के पास गहने हैं, बच्चों के पास अपने वस्त्र वगैरह हैं, या भोजन बनाने के बर्तन हैं, आभूषण हैं, ये जो उनके बच्चे या पत्नी के पास हैं, या वो किसान है तो कृषि से संबंधित जो औजार वगैरह हैं, ये जो हम बता रहे हैं ये कुर्क नहीं किए जाएंगे। और क्या कुर्क नहीं किया जाएगा, लेखा बहियाँ नहीं की जाएंगी। और क्या नहीं किया जाएगा कुर्क, क्या कि श्रमिक के घरेलू नौकरों की मजदूरी वगैरह नहीं की जाएगी। और अगर भरण पोषण की डिग्री से भिन्न कोई डिग्री की गई है तो उसके वेतन का पहला 1,000 और बाकी का बचा 2/3। ये पॉइंट याद रखना है, पहला 1,000 और बाकी 2/3। और भरण पोषण के में 1/3 की कुर्की नहीं की जाएगी, ये बात याद रखिएगा, नहीं की जाएगी। भरण पोषण में 1/3 की नहीं की जाएगी, और भरण पोषण के अलावा उसके वेतन के पहला 1,000 और बाकी 2/3। ये सब चीज़ें बताई गई हैं जिनमें कुर्की नहीं की जाएगी। जैसे जीवन पॉलिसी की कुर्की नहीं की जाएगी, भावी भरण पोषण के अधिकार की कुर्की नहीं की जाएगी। ये धारा 60 बताती है कौन सी संपत्ति की कुर्की की जाएगी और कुर्की नहीं की जाएगी। धारा 60 बता गई पूरी। अब आप आ जाइए धारा 60 के बाद डायरेक्ट धारा 74 पर। 74 बताई गई है आपको, देखिए छोटा वाला है ये, निष्पादन का प्रतिरोध।
कोई आदमी अगर निष्पादन का प्रतिरोध करता है, आदमी का मतलब जो निर्णीत ऋणी है वही करेगा, उसके खिलाफ डिक्री पारित हुई है, वो अपोज कर रहा है, तो न्यायालय उसके साथ सख्ती से पेश आएगा, और ज़्यादा ही बदतमीजी करेगा तो उसको सिविल कार्यकाल में कैद करने का, जो कि 30 दिन तक का होगा, आदेश देगा कि इनको भाई बंद करो, वो बदतमीजी कर रहे हैं, और वो 30 दिन का कारागार होगा मैक्सिमम। और इस कारागार से उसको मुक्ति नहीं मिल जाएगी, उसको फिर भी निष्पादित कराएगा कोर्ट उसके खिलाफ डिक्री। ये नहीं कि बंद हो गया तो सब कुछ खत्म, ना, आगे कार्रवाई चलती रहेगी। फिर आप आ जाइए 75 में, इंपॉर्टेंट है, कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति। कमीशन किन मामलों में निकालेगा न्यायालय, ये बातें पूछी जाती हैं। पहला पॉइंट है किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, दूसरा पॉइंट है स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, तीसरा पॉइंट है लेखा की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए, चौथा पॉइंट है विभाजन करने के लिए, पांचवा पॉइंट है कोई वैज्ञानिक तकनीक या विशेष अन्वेषण करने के लिए, छठा पॉइंट है ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र या प्रकृत्या क्षयशील है, मतलब लगता है कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, उसके लिए कमीशन निकालेगा। और आखिर में कह दिया कोई इसके अलावा सचिवीय कार्य है, उन सब के लिए न्यायालय कमीशन निकालने की शक्ति रखता है। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, आज्ञा पत्र 46 में था, पूछा जाता अनुरोध पत्र कहाँ है, तो अनुरोध पत्र धारा 77 में है। अनुरोध पत्र में, आज्ञा पत्र में न्यायालय दूसरे न्यायालय को आज्ञा देता है, अनुरोध पत्र में यूजली जो विदेशी न्यायालय हैं या बाहर के न्यायालय हैं उनके लिए वो भारत के भीतर ही कोई ऐसा न्यायालय है जिससे वो रिक्वेस्ट कर सके, तो उनके लिए अनुरोध पत्र देता है। 77 में पूछा गया है अनुरोध पत्र किस सेक्शन में है, तो आप बताएंगे 77। ध्यान जरूर रखिएगा अनुरोध पत्र को। फिर एक और सेक्शन है 79, देखिए 79 दिख रहा है, ये है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। सरकार के द्वारा वाद किया जाए या उसके विरुद्ध किया जाए, तो इसमें 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला है अगर केंद्रीय सरकार के द्वारा उसके विरुद्ध किया गया है तो सरकार के सचिव के खिलाफ केस होगा। इसमें एक्सेप्शन क्या है, रेल इसका एक्सेप्शन है। अगर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध केस किया जाता है या द्वारा केस किया जाता है रेल के संबंध में, तो रेल के प्रधान प्रबंधक को किया जाएगा। और बाकी सबके अगर स्टेट के खिलाफ है या स्टेट के द्वारा है तो सचिव को करेंगे केस या कलेक्टर को करेंगे उस स्टेट के। और जम्मू कश्मीर के मामले में मुख्य सचिव को करेंगे या सरकार के किसी सचिव को के खिलाफ या द्वारा केस किया जाएगा। और एक बात और है, धारा 80 में सूचना है। ऐसा केस जैसा कि हमने अभी आपको 79 में बताया है, ऐसा केस करने से पहले क्या होगा, आपको सूचना देना होगी। क्या सूचना देना होगी, इन सब के खिलाफ सूचना देने से पहले आपको धारा 80 में सूचना है, और ये सूचना आपको 2 महीने पहले देना होती है कि हम ऐसा केस करने जा रहे हैं। 79 में सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर भारत सरकार के विरुद्ध केस है या द्वारा है तो भारत संघ के नाम से होगा, राज्य के विरुद्ध है तो राज्य द्वारा होगा या राज्य के विरुद्ध होगा, ऐसा लिखा जाएगा 79 के सेक्शन। एक सेक्शन इसके बाद आ जाइए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है 88। इसमें बताया गया है अंतराविभाजी वाद कहाँ संस्थित किया जाएंगे। पहले तो आप समझ लीजिए अंतराविभाजी वाद होता क्या है। इसको उदाहरण से समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जैसे 2 लोग आपस में या 2 से ज़्यादा लोग लड़ रहे हैं कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति है, और वो संपत्ति किसी तीसरे आदमी के पास गिरवी रखी हुई है या बंधक रखी हुई है। वो आदमी कह रहा भैया तुम लोग डिसाइड कर लो कि कौन है इसका मालिक, हम उसको दे देंगे, और मेरा भैया जो जितने दिन से हम इसको रखा रहे मेरा खर्चा दे दो आप, मुझे जो नुकसान हो जाए मुझे खर्चा और उसकी प्रतिकर चाहिए बस। इस ज़मीन से मुझे मतलब नहीं है, इस प्रॉपर्टी से मुझे मतलब नहीं है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ये ले जाइए।
तो ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है ये किसकी, ये सब चीख रहे हैं 3 लोग ये मेरी मेरी मेरी। तो वो आदमी जिसके पास वो बंधक या गिरवी है, वो आदमी उनमें उन लोगों के खिलाफ उस संबंधित न्यायालय में केस करेगा कि आप ये डिसाइड कर लीजिए ये किसकी है संपत्ति, और उसको ये दे दीजिए, और मेरा खर्चा और परित्राण, इसमें शब्द वर्ड आया है खर्चा, हर्जा परित्राण कहते हैं हर जाने की रकम को क्षतिपूर्ति के रूप में जो मिलती है, मेरा खर्चा हर्जा खर्चा दिला दीजिए, मुझे प्रतिकर दिला दीजिए, और ज़मीन से मुझे मतलब नहीं है, इस प्रॉपर्टी से मुझे मतलब नहीं है, उसे उसको दे दीजिए। ये कहलाता है अंतराविवाची वाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आदेश 35 में भी है। अभी हम इसके बाद आपको आदेश भी बताएंगे, आदेश में डिस्कस करेंगे, आदेश भी पूछे जाते हैं। ये हो गया। और अगर इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है, अगर पहले से ही कोई केस चल रहा है उनको डिसाइड करने के लिए कि कौन पक्षकार की संपत्ति है, तो वहाँ पर अंतराविवाची वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। 89 सेक्शन जो है, 88 के बाद आप आ जाइए, 88 आता अंतर 89 के बाद बारे में बताया क्या, न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। कि अगर कहीं ऐसा मामला फंस रहा है, न्यायालय को लग रहा है कि यार ये न्यायालय के बाहर निपट सकता है, जैसे आपने देखा था बाबरी मस्जिद के मामले में, कोर्ट ने पक्षकारों को दे दिया कि आप इस पर सम्मत हो जाइए, देख लीजिए, अगर आपके बस का है तो आप कोर्ट से बाहर ही इसको सेटल कर लीजिए। तो इसमें 4 पॉइंट याद रखना है आपको। पक्षकारों को दे देता है न्यायालय उनके टीका टिप्पणी के लिए कि आप आपस में इस मामले को सुलझा डाल दीजिए। तो वो कैसे, या तो मध्यस्थम द्वारा सुलझाया जाता है, या सुलह द्वारा, या न्यायालयिक समझौते द्वारा, या लोक अदालत द्वारा, या उनके बीच बचाव के द्वारा मामला कोर्ट के बाहर निपटाया जाता है। ये 89 सेक्शन में पूरा बताया गया है आपको। 89 सेक्शन के बाद आप आ जाइए सेक्शन नंबर 92 में पूछा जाता है लोक पूर्त कार्य, मतलब पब्लिक चैरिटीज किस सेक्शन में है, तो लोक पूर्त कार्यों की बारे में बताया गया धारा 92 में। वो सारे काम जो न्यासी से रिलेटेड, जो मतलब कोई प्रॉपर्टी है ट्रस्ट की, तो न्यासी को ट्रस्टी को हटाने के लिए, न्यासी को ट्रस्टी मीन्स न्यासी को हटाने के लिए या उसको दूसरे को लाने के लिए, उसकी संपत्ति संबंधित विवाद उस न्यायालय में करेंगे जहाँ पर वो ट्रस्टेड संपत्ति आधारित है। मतलब आपसे पूछा जाता है लोक पूर्त कार्य किस धारा में, तो धारा 92 याद रखिए आप जरूर। धारा 92 के बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है जो कि है धारा 94 अन्य पूरक कार्यवाहियाँ। अन्य पूरक मीन्स होता है सप्लीमेंट्री। जैसे इसमें कितनी तरह की कार्यवाहियाँ होती हैं, एक होती प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करना, दूसरी होती प्रतिवादी को अपनी संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने, गारंटी देने के लिए, तीसरी होती अस्थायी व्यादेश जारी करने के लिए, चौथी होती है रिसीवर नियुक्त करने के लिए, और लास्ट होती है अंतर्वर्ती आदेश देने के लिए। अंतर्वर्ती मतलब टेम्परेरी आदेश दे देता है न्यायालय जब तक कि फाइनल निर्णय ना हो जाए, यथास्थिति बनाए रखें, बदतमीजी ना करें। फिर सेक्शन 95 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये बताया गया है अपर्याप्त आधारों पर अगर गिरफ्तारी की गई है, कुर्की की गई है या व्यादेश कर दिया है न्यायालय में, तो अगर ऐसा कोई मतलब जानबूझ के कर रहा है, किसी ने कपटपूर्वक कार्य किया है और कोर्ट ने उसके बेचारे के खिलाफ दे दिया है, तो उसको हर्जाना के लिए कोर्ट आदेश करेगा जो कि 50,000 रुपये तक का होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मगर आप ध्यान रख लीजिए। 96 बहुत इम्पोर्टेंट है, मूल डिक्री की अपील। अगर कोई मूल डिक्री पारित हुई है तो मूल डिक्री की अपील उस न्यायालय में होगी जिसके में के लिए वो अवधारित किया गया है, उस न्यायालय में वो पक्षकार जाएगा और अपनी डिक्री करेगा। आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है जो मूल डिक्री की अपील होती है वो विधि के प्रश्न पे भी होती है और तथ्य के प्रश्न पे भी होती है, जबकि अभी हम पढ़ाएंगे द्वितीय अपील, ये सिर्फ और सिर्फ विधि के प्रश्न पे होती है। द्वितीय अपील कभी भी तथ्य के प्रश्न पे नहीं होती। और ये एक तो ये हो गया पहला पॉइंट, विधि या तथ्य किसी पे भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है अगर एक पक्षीय डिक्री पारित करी गई है तो भी अपील होगी। तीसरा पॉइंट है अगर पक्षकारों की सहमति से कोई डिक्री न्यायालय ने पास की है तो इसकी अपील नहीं होगी, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर आप आ जाइए धारा 100 में, द्वितीय अपील, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हमने बताया सिर्फ और सिर्फ
अगर उच्च न्यायालय को ये लग जाए कि हाँ भाई इसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्लित है, प्रश्न बन रहा है, तभी वो इस अपील को अनुज्ञात करेगा, अपील होगी। दूसरी बात, सिर्फ विधि, पहला पॉइंट सिर्फ विधि के प्रश्न, सारवान प्रश्न को होगी। दूसरी बात, अगर एक पक्षीय पारित कर दी गई है तो भी अपील होगी। तीसरी बात, अगर कोई विधि का प्रश्न है तो उसको सबसे पहले बनाएंगे पक्ष का जो अपील लाए हैं, और उसके बाद प्रश्न बनाने के बाद उच्च न्यायालय उसी प्रश्न का सुनेगा, दूसरे पक्षकार को उस प्रश्न को कैंसिल करने का अधिकार होगा। चौथी बात। और पांचवी बात में ये बताया गया है कि अपोजिट पार्टी उसके खिलाफ वो कहेगा कि ये प्रश्न नहीं है, इसको खारिज किया जाए। इन सब आधारों पर ये द्वितीय अपील होगी। द्वितीय अपील के बाद आप आ जाइए 103 में भी थोड़ा सा आपको बताया गया है। 103 सेक्शन आप देखिए। 103, तथ्य विभागकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अगर कोई विभागिक तथ्य स्थिरीकरण नहीं किया गया है प्राइमरी न्यायालय द्वारा, तो और उच्च न्यायालय को लगता है कि इन प्रश्नों का स्थिरीकरण बहुत जरूरी था, विवादित तथ्य थे, इनको स्थिर किया जाना चाहिए था, तो उच्च न्यायालय को ये शक्ति है, वो विवादित तथ्यों या विभागक तथ्यों का स्थिरीकरण मतलब बनाए, संस्थित करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है, ऐसा बताया गया है 103 सेक्शन में। 104 में बताया गया है वे मामले जिनकी अपील होगी। ठीक, वे मामले की जगह आप समझे बल्कि वे आदेश जिनकी अपील होगी। आदेशों की अपील होती है 104 में, ये हमें बताएंगे अभी आपको। आदेश 43 में ये है, जितने भी जो भी आदेश दिए गए हैं इस धारा में, चाहे वो धारा 35A के अकॉर्डिंग हो, चाहे 91 के अकॉर्डिंग हो, चाहे 92 के अकॉर्डिंग हो, चाहे धारा 95 के अकॉर्डिंग हो, इन सब की अपील भी, इन सारे आदेशों की अपील भी उच्च न्यायालय में होगी और किसी मामले में नहीं होगी, ऐसा बताता है 104। फिर 104 के बाद आप आ जाइए 107 में भी थोड़ी बात बताई गई है, अपील न्यायालय की शक्ति। देखिए बहुत छोटा लिखा हुआ, अपील न्यायालय की शक्तियां। अपील न्यायालय को क्या क्या शक्तियां होती हैं? पहली पॉइंट है कि अपील न्यायालय क्या करे, अपनी परिसीमाओं के अंदर जो उसके केस आए हैं उनका पहली बात, मामले का अंतिम रूप से अवधारण कर दे। दूसरा पॉइंट है मामले का प्रतिप्रेक्षण करे। प्रतिप्रेक्षण समझ रहे हैं आप, उसको रिमांड करे कि हाँ भाई देखें इसमें पूरा क्या मामला था। तीसरी चीज है विभागक विरचित करे और उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करे। और लास्ट बात है अतिरिक्त साक्ष्य ले, अगर लग रहा है उसको साक्ष्य पर्याप्त नहीं है तो अतिरिक्त साक्ष्य ले और उन साक्ष्यों के आधार पर अब वो निर्णय दे। ये था सेक्शन 107। 107 के बाद आ जाइए आप 109 पे, उच्चतम न्यायालय में अपील कब होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, उच्चतम न्यायालय में अपील सिर्फ और सिर्फ दो ही बातों पर होती है कि जब कि मामले में व्यापक महत्व का कोई सारवान विधिक प्रश्न अंतर्वलित है। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बहुत ही सारवान प्रश्न है, ये विधिक प्रश्न है, तो वो उसको अपील को एक्सेप्ट करेगा। दूसरा पॉइंट है उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। उच्च न्यायालय को ये लगे कि भैया ये हमारे बस का काम नहीं है, उसको उच्चतम न्यायालय ही निर्धारित कर सकता है, तभी जाके उच्चतम न्यायालय में अपील होगी, ऐसा कहा गया है 109 में। 109 के बाद 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 113। पूछा जाता है उच्च न्यायालय को निर्देश, पूछा जाता है निर्देश किस धारा में है, तो धारा 113 है ये। और आदेश पूछे तो 46 है। आदेश हम पढ़ाएंगे अभी आपको। निर्देश का मतलब भी समझ लें कि जैसे मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट जो है वो कोई निर्णय देना चाह रहा है और उस निर्णय में कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जो उसे लग रहा है कि यार ये विधि विरुद्ध है, ये विधिक नहीं है, और वो प्रश्न उस मामले के लिए बहुत मायने रख रहा है जो उसके सामने आया है केस, और उसके उच्च न्यायालय ने
जो वो न्यायालय अवधारण कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय ऐसा नहीं कहा है कि विधि विरुद्ध है, तो वो जो लोअर न्यायालय है जो मामले को देख रहा है वो अपने कथनों का एक लिखित अवधारण करेगा और उस कथन को उच्च न्यायालय को भेजेगा कि भाई मुझे लगता है कि ये विधि विरुद्ध कार्य है, इस प्रश्न को आप देखें। तो उच्च न्यायालय उसको देखेगा, इसी चीज को जो उसने कथन लिख के उच्च न्यायालय को भेजा था, अपने से उच्च न्यायालय को भेजा था, इस लिखित कथन को ही आप जो जो उसने अवधारण किया, अवधारित प्रश्न को ही कहते हैं निर्देश, कि उस पर वो जानना चाह रहा है कि ये मामला मुझे लगता है विधि विरुद्ध है, तो आप बताएं क्या ये विधि विरुद्ध है या नहीं है। जैसा वो उच्च न्यायालय कहेगा फिर उसके आधार पर वो आगे जाके निर्णय देगा। पुनर्वलोकन 114 में बताया गया है, ये भी पूछा जाता है कि, और ये पुनर्वलोकन सिर्फ और सिर्फ सीपीसी में है, सीआरपीसी में पुनर्वलोकन नहीं है। पूछा जाता है कि कौन सी चीज सीआरपीसी में नहीं है, तो सीआरपीसी में पुनर्वलोकन नहीं है। पुनर्वलोकन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस बात से पीड़ित है कि भैया कि उसके खिलाफ जो मामला बना है उसकी अपील की तो जा सकती थी मगर वो कर नहीं पाया बेचारा। दूसरा बात है उसकी अपील हो ही नहीं सकती थी। तीसरी बात है लघु वाद न्यायालय ने निर्देश के जरिए कोई आदेश दे दिया उसको, तो वो बेचारा इस 3 बातों से पीड़ित है, तो वो उसी न्यायालय में जिसने निर्णय दिएगा है उससे रिक्वेस्ट करता है, उसमें आवेदन करता है कि हमारे मामले को फिर से सुन लीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हम अपील तो अब करने से रहे। ये कहलाता है पुनर्वलोकन। पुनर्निरीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में, और ये धारा प्रतिस्थापित की गई, ये पूछा जाता है प्रतिस्थापित धारा कौन सी है, तो 115 है। और इसमें पुनरीक्षण के मामले में बताया गया है। पुनरीक्षण होता क्या है इस मामले में आप समझ लें कि ऐसे कोई मामले जिनकी अपील ना होती हो, वो सारे मामलों में क्या होगा, पुनरीक्षण होगा। वो करेगा क्या, पुनरीक्षण में क्या करेगा, हाई कोर्ट जो होता है मामले को अपने पास मंगा लेता है। निर्देश में देखिए न्यायालय ने भेजा था अपने हाई कोर्ट को, और पुनरीक्षण में न्यायालय अपने पास उस दस्तावेज को, उस अफलेख को मंगाता है और देखता है, 3 बातें देखता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने आधिकारिकता का प्रयोग ऐसा कर दिया जो उसमें निहित नहीं था, ऐसा प्रश्न, पहला प्रश्न देखेगा। दूसरा प्रश्न देखेगा कि अधीनस्थ न्यायालय अधिकारिता प्रयोग में असफल रहा है। तीसरा देखेगा कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने कोई तात्विक, कोई फैक्चुअल अनियमितता से कार्य किया है। उस मामले में क्या करेगा, जिसमें अपील अनुज्ञात नहीं थी, उन सब मामलों में, इन 3 मामलों में वो पुनरीक्षण को ग्रहण करेगा, और पुनरीक्षण को ग्रहण करने के बाद उसमें वो अपना निर्णय देगा, और निर्णय देने में वो मामले को उलट भी सकता है और पक्षकार के विरुद्ध भी कर सकता है, या पूरी तरह से सेटल कर सकता है, ये डिपेंड करेगा। और इसमें एक चीज़ थी, पहले अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, वो चीज़ याद रखिएगा। पहले ये पुनरीक्षण के मामले जो थे वो जो जिला न्यायालय था उसमें 5 लाख तक के थे, अब ये 25 लाख रुपए तक की हो गई है लिमिट जिला न्यायालय की। और उच्च न्यायालय को पहले ये 5 लाख से ऊपर के था, अब ये 25 लाख से ऊपर को सुनेगा उच्च न्यायालय। ये 2 बातें आप याद रखें। ये अमेंडमेंट हुआ है, पहले 5 था, 25 लाख हो गया है हाई कोर्ट का, और 25 हो गया है जिला न्यायालय का 25 लाख, और 25 लाख से ऊपर है हाई कोर्ट। ये 2 बातें यहाँ जरूर रखें। फिर इसके बाद आप आ जाइए 122 सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। 122 में कहा गया है नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति। पूछा जाता है किस धारा के अनुसार नियम बना सकता है, तो धारा 122 के अनुसार उच्च न्यायालय नियम बना सकता है। फिर 132 में कुछ स्त्रियों को सुई उपसंजाति से छूट, जो औरतें
रूढ़ी या प्रथा के अनुसार न्यायालय के सामने नहीं आ सकती, उनको न्यायालय छूट देता है कि आप ना आइए, कोई बात नहीं। अन्य व्यक्तियों को छूट बताया गया है 133 में। अन्य व्यक्तियों को छूट को का मतलब है जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जो भी विधानसभा राज्य सेक्शन 133 के बाद 135 में बताया गया सिविल अधिकारिता के अधीन छूट 135 में, और 135A में बताया गया है विधायी निकायों के सदस्यों को छूट। 135A में विधायी सदस्यों के सिविल सदस्यों को, जैसे संसद सदस्य हैं और ये सांसद वगैरह, इन सबको छूट मिलती है। फिर इसके बाद आ जाइए आप धारा 144 में। धारा 144 क्या है? प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। प्रत्यास्थापन एग्जैक्टली होता क्या है, इस बात को पहले बहुत ध्यान से समझ लें कि जैसे मान लीजिए कोई न्यायालय था, उसने पहले उस व्यक्ति का उस पर कब्जा था, उससे उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ निर्णय दे दिया और उसका कब्जा दूसरे व्यक्ति पर चले गया, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर से पहले आदमी के जिम्मेदारी में मतलब हक में फैसला हो गया, अब जमीन फिर प्रॉपर्टी फिर ए के पास आ गई, फर्स्ट आदमी के पास आ गई। तो इस बीच में जो तो बीच वाले आदमी ने, बी ने फायदा उठाया था, तो सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि जो 1 साल 2 साल तक बी पे जो कब्जा रहा उसका भी मुझे खर्चा चाहिए, प्रतिकर चाहिए, जो उसने अंतकालीन लाभ उठाए उन सब का मुझे आप हर्जा खर्चा दिलाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी पहले भी मेरी थी, अब भी मेरी है, बीच में जिस आदमी ने फ़ायदा उठाया उससे फ़ायदे को मुझे वापस दिलाइए ब्याज सहित। ये कहलाता है प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। इसमें आवेदन किया जाता है, वाद संस्थित नहीं किया जाता है। आवेदन प्रथम बार के न्यायालय में किया जाता है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। आवेदन किया जाएगा वो भी प्रथम वाद वाले, जहाँ सबसे पहले वाद संस्थित किया था वहाँ किया जाएगा ये प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। एक सेक्शन इसमें आप और ध्यान रखिए, 145 कहाँ पर है इसको देखिए आप। 145 सेक्शन ये है पृथ्वी के दायित्व का परिवर्तन। होता क्या? पृथ्वी के दायित्व का परिवर्तन का मतलब समझ लीजिए। पहले तो जो गारंटर होता है उसका क्या दायित्व है, तो उसका भी दायित्व बिल्कुल निर्णीत ऋणी के अनुसार है। मतलब जैसे अगर वो निर्णीत ऋणी अगर पागल हो जाए या तो उसको दूसरे भी जो पृथ्वी है उसकी संपत्ति ली जाएगी, या उसका संपत्ति को प्रत्यास्थापित किया जाएगा, या उसने अपने आप को गारंटर के रूप में दिया तो उसको पृथ्वी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये सारे मतलब वो बिल्कुल मूल निर्णीत ऋणी के दायित्व के अधीन होता है पृथ्वी, ये पूछा जाता है कई जहाँ पर बताया गया। पृथ्वियों के दायित्व का परिवर्तन के बाद सिर्फ 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति पूछा जाता है किस सेक्शन में है, और एक सेक्शन 152 है जिसमें बताया गया निर्णय, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन न्यायालय कर सकता है जो कि सिर्फ गणितीय या लेखन संबंधी त्रुटियां हो। जहां पर आपका CPC पूरा हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट।